अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। हमारे पास इस वक्त जो हुकूमत का जो तैयार करदा जो 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा है वो हमारे पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है। ये 12 सफ़ात का 24 निकात पर मुश्तमिल जो मसवदा है और इसमें जो तरमीम है वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम है। आपको बताती हैं हुकूमत के इरादे, किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को और इन जजेस को कर्टेल करने और हाई कोर्ट्स को कर्टेल करने का इरादा रखते हैं। बहुत ही दिलचस्प और अहम तरमीम है। एक तो ये है कि हुकूमत ने, आपको मालूम है कि जो प्राइम मिनिस्टर को वो एक उन्होंने आमिराना इख्तियारात देने की कोशिश किया है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का जो डिसीजन होगा, जो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, कोई एडवाइस वगैरह, ठीक है, उसको किसी अदालत में अब आप सवाल नहीं कर सकेंगे। यानी कि अगर कैबिनेट और या प्राइम मिनिस्टर कोई सदर को तजवीज़ भेजता है कि फ़लाँ की अपॉइंटमेंट कर दें या फ़लाँ कर दें चीज़ या फ़लाँ ऑर्डिनेंस जारी कर दें, तो उसको अब किसी अदालत में चैलेंज ही नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जी वो तो कैबिनेट का डिसीजन नहीं चैलेंज हो सकता। वाओ, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कर दिया है कि जो आर्टिकल 63 है उसके तहत अब आप जिसे कहते हैं इलेक्शन लड़ना चाहें, दोहरी शहरियत भी रखते हैं, लड़ सकते हैं। पहले होता था कि आपने पहले बताना होता था कि मैंने दोहरी शहरियत सरेंडर कर दी, सिर्फ पाकिस्तान का शहरी तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ लें, अगर जीत गए तो 90 दिन के अंदर सरेंडर कर दें, अगर नहीं जीते तो वापस अपने उस दूसरे मुल्क में जाके अयाशी करें। तीसरा उन्होंने कर दिया कि 63A में अब उन्होंने लिख दिया है कि जो वोट कास्ट किया जाएगा पार्टी लाइन के अगेंस्ट भी, वो वोट काउंट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आगे आइए तो उन्होंने एक और जो काम किया है वो बहुत दिलचस्प है। उसके तहत उन्होंने जब जजेस की तैनाती की, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट किए जाते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस तैनात किए जाते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा दी कि बाकी मेंबर्स सेम रहेंगे, वही तादाद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं एक रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक लॉ मिनिस्टर जो होते हैं, एक अटॉर्नी जनरल, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा, और अब उन्होंने कहा है कि 2 कौमी असम्बली के अरकान और 2 सेनेट के अरकान होंगे, यानी कि कौमी असम्बली में से एक अपोजिशन का, एक हुकूमत का, और इसी तरह सेनेट में भी एक अपोजिशन का और एक हुकूमत का। और अगर कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है तो सेनेट के 2 अरकान मज़ीद इसमें ऐड करके कौमी असम्बली के जो अरकान घर जा चुके होंगे वो उनको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड उन्होंने जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हुकूमत ने बहुत स्मार्टली वहाँ पर अपनी अददी अक्सरियत बढ़ा लिया है। जो पार्लिमानी अरकान बढ़ाकर उन्होंने दरअसल जो जजेस की जो उसमें आप कह लें कि वो तादाद ज़्यादा थी और वो प्रिवेल करते थे, उन्होंने उसको अब कट टू साइज़ कर दिया है। अब पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी और आप अपनी मर्ज़ी के हैंड पिक जजेस लगाएंगे, अपनी मर्ज़ी के जजेस जो आपके साथ अलाइन होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करेंगे, वरना फिर उनको सज़ा मिलेगी और वो नहीं एलिवेट होंगे। तो फिर आप इस अंदाज़ लगा लीजिए जुडिशल इंडिपेंडेंस क्या रहेगी। फिर इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी। और जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होगी, इसमें 8 अरकान कौमी असम्बली के होंगे, 4 अरकान सेनेट के होंगे, और फिर ये नहीं होगा कि हर जमात की इसमें नुमाइंदगी होगी, यानी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट की बराबर नुमाइंदगी हो तो चले आप कह लें फिर भी स्पेशल कमेटी में कोई आप कह सकते हैं वो बैलेंस हो। लेकिन इस स्पेशल कमेटी में जिस जमात की कौमी असम्बली में जितनी अक्सरियत है, जिस उसकी बुनियाद पे उसको स्पेशल कमेटी में नुमाइंदगी मिलेगी। यानी कि जिस तरह आपको अपनी नशिस्तों के हिसाब से रिजर्व सीटें मिलती हैं, उसी हिसाब से आपको पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी में नुमाइंदगी मिलेगी। यानी कि जो हुकूमत वक्त होगी उसकी स्पेशल कमेटी में मेजॉरिटी हुआ करेगी, और फिर जो हुकूमत वक्त के साथ अलाइंड जज होगा उसको वो चीफ जस्टिस लगा देंगे। अभी अगर मौजूदा देखा जाए, अगर 3 जजेस का पैनल है, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तुली हुई है, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, क्योंकि किसी ने कहते हैं किसी बड़े ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया, वो नहीं मिले, तो नहीं मिले तो वो बड़े साहब तप गए में और वो कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए ये तो नहीं बनेगा। मुनीब अख्तर पर वैसे ही नून लीग को भी बहुत गुस्सा है और अब इस्टेब्लिशमेंट भी उनके बारे में बड़ी शाकी है, तो उनको भी नहीं बनने देना। अब
रह जाते हैं पीछे जस्टिस याह्या अफरीदी, उनका कहते हैं सितारा इस वक्त काफ़ी अरूज पर है, क्योंकि वो आर्टिकल 184(3) को भी नहीं उस तरह से इस्तेमाल करने के हक में होते, सो मोटो जुरिडिक्शन को। इसके अलावा वैसे भी वो बड़े, जिसे कहते हैं, अगर एक तरफ अक्सरियत हो एक तरफ अकलियत हो जजेस की एक फैसले के अंदर, तो वो अपनी तीसरी छोटी डी की मस्जिद बना के उधर से निकल जाते हैं। तो उनके बारे में कोई ऐसी अप्रीहेंशंस नहीं है कि वो आके तंग करेंगे। फिर इसी तरह अब जो अगली चीज़ है वो भी बहुत दिलचस्प है, ठीक है। वो ये है कि जो स्पेशल कमेटी होगी ये अपने रूल्स खुद बनाएगी, ठीक है। और फिर एक और चीज़ जो बहुत ही अहम और दिलचस्प है कि ये स्पेशल कमेटी हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्युएट किया करेगी, ठीक है, कि जी कौन सा हाई कोर्ट का जज अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। और अगर ये किसी जज की परफॉर्मेंस से नहीं मुतमिन होते, ठीक है, तो चाहे उसकी कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर या उसके जिसे कहते हैं मिजाज की बुनियाद पर, या ये कहते हैं कि ये दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है, या ये वगैरह वगैरह कोई भी वजह बयान करके उसके ऊपर कोई भी खदशात उठाकर ये स्पेशल कमेटी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेज सकती है उसका केस के लिए आप इसको हटा दें, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस कमेटी की राय को देख के उसको हटाने का राय सदर को भेजेगी और सदर उसको हटा देगा। इन अदर वर्ड्स, अब हाई कोर्ट के जजेस को आगे लगाया होगा पार्लियामेंट ने, ठीक है, हुकूमत वक्त ने, कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज अलाइन नहीं है हुकूमत वक्त के साथ, जिस तरह जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी हैं, वो ट्रिब्यूनल्स में नहीं थे, इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स में बख्श रहे, तो ये स्पेशल कमेटी कहेगी थी कि जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी की परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं है, इनका जिसे कहते हैं कंडक्ट ठीक नहीं है, वो भेजेगी उनको जिसे कहते हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उनको हटाने की राय दे देगी और वो फारिग, ठीक है। फिर इसी तरह एक जो और चीज़ हुई है वो बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि इन्होंने अब ये कर दिया है कि अगर एक और जो अमेंडमेंट इन्होंने तजवीज़ किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो किसी भी हाई कोर्ट में ज़ेर समात केस में, अगर बिलफर्ज जस्टिस बाबर सत्तार के आगे ऑडियो लीक्स का केस है ज़ेर समात, तो वो अगर देखे कि जी ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब सही इंसाफ नहीं कर रहे या जल्दी इंसाफ नहीं कर रहे, वो उठाकर वो केस भेज देगी किसी और हाई कोर्ट में, या इवन के वो अपने पास सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी वो केस बुला सकती है और कहती है हम सुनेंगे, हाई कोर्ट सुनेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो ऑडियो लीक्स का केस जो दफन हो जाएगा, वो भी इख्तियार अब इसमें है, ठीक है। उसी तरह केसेस पर अप्लाई होगा ना। फिर इसी तरह इन्होंने एक और काम किया है, अब इन्होंने ये कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अब एक डिवीज़न जिसे कहते हैं ना वो आइनी डिविजनल बेंच होगा, ठीक है, जो सिर्फ केसेस सुनेगा जो हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स डिसाइड हुए होंगे या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर हुई होगी। अब वो बनाएगा कौन डिविजनल बेंच? वो बनाएगा जनाब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे हुकूमत को ऑलरेडी मेजॉरिटी हासिल है, और उसमें ये नहीं है कि जी वो सीनियर तरीन जजेस को चुनेगा, वो कोई भी हैंड पिक 3 जजेस को कहेंगे जी ये डिवीजन बेंच है, ठीक है। और फिर वो डिवीजन बेंच बैठ के आर्टिकल 184(3) के तहत जो डायरेक्ट पिटिशन दायर होंगी उनको सुनेगा। आर्टिकल 186 के तहत अगर सदर किसी बात पे एडवाइस चाहता है वो डिवीजन बेंच सुनेगा, ठीक है। इसी तरह ये भी कर दिया गया है कि आर्टिकल 187 में जो कहा गया था कि जी मुकम्मल इंसाफ, उसको भी कर दिया गया है कि जी आप आर्टिकल 187 के तहत भी सिर्फ वही ऑर्डर दे सकते हैं जो जिसकी कानून में आपके पास इख्तियार हासिल है, यानी कि आप आगे बढ़कर इंसाफ नहीं दे सकते, इंसाफ के लिए किसी हद तक नहीं जा सकते, आपने बस वही करना है जो आपके सामने मैटर है। इसी तरह 184(3) में भी कर दिया गया है कि आपके सामने जो पिटीशन आएगी उसमें आप सिर्फ वही ऑर्डर दे सकते हैं जो आपसे प्रेयर में मांगा गया, ठीक है। यानी कि इनके जहन में है कि आप ये नहीं कर सकते कि जी वो देखें आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन पर आपने पीटीआई जिंदा कर दी, ठीक है। तो वो चीज़ें जहन में रखकर आपने आर्टिकल 184(3) को कर्टेल करने की और फिर आर्टिकल 184(3) को भी अपनी मर्जी के हैंड पिक जजेस के जरिए अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, ठीक है। फिर इसी तरह एक और देख लीजिए, वो बहुत ही दिलचस्प है, ठीक है। वो ये है कि अब आप जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास आर्टिकल 199 की अब दायरा कार नहीं रहा, ठीक है।
कि वो कोई भी अगर किसी को हब्से बेजा में रख लेते थे, अगवा कर लेते थे, लोग जाते थे, इंसाफ मांगते थे। अब हाई कोर्ट नहीं इंसाफ दे सकेगा, जो लापता हुआ तो गया फिर अब, ठीक है। इसी तरह एक और जो चीज़ की गई है वो बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वहाँ पर अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाएगा तो फिर जो मोस्ट सीनियर प्यूनर जज होगा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही करते हुए उस रेफरेंस को सुनेगा। फिर एक चीज़ और जो बहुत दिलचस्प की गई है वो ये है कि आपने जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करके आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इख्तियार ऐड किया था कि उसको 3 साल की 4 साल की एक्सटेंशन मिल सकती है, उसको भी अब आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। और वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ उसको दिया गया जनाब वो 8 शेड्यूल आर्टिकल 243(5) ऐड करके, जिसके तहत अब आप एक अगर कोई पार्लिमान आती है वो बड़े आराम से अगर उसकी नहीं बन रही फ़ौज के साथ या आर्मी चीफ़ के साथ, और वो ये चाहते हैं कि हम इस आर्मी चीफ़ को हटाना चाहते हैं और वो आर्मी चीफ़ एक्सटेंशन पर चल रहा है, तो वो सिंपली आके आर्मी एक्ट को अमेंड करके एक्सटेंशन का ऑप्शन ख़त्म कर सकते थे। अगर वो ख़त्म कर देते तो आर्मी चीफ़ ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाता। लेकिन अब ये कर दिया गया है कि नहीं, आपको आइन अमेंड करना पड़ेगा आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। यानी कि अब अगर कोई आर्मी चीफ सर पे बंदूक रख के एक्सटेंशन ले ले और हुकूमत के पास पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी ना हो तो वो उस आर्मी चीफ का कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो आर्मी चीफ जितने मर्जी गैर आईनी इकदाम ले रहा हो, ठीक है। और फिर जारी बात है अगर डी नोटिफाई करेंगे, सैक करेंगे, तो फिर तो आपने जनरल मुशर्रफ को सैक करते हुए देख ही लिया था, फौज आ गई थी, ठीक है। फिर इसी तरह एक जो चीज़ और की गई है कि अब जो स्पेशल कमेटी है इसके ज़रिए जजेस को आगे लगाना, बाकी चीज़ें करना, ये सब जाहिर करता है कि नीयत क्या है, ठीक है। अब इसके तहत ये भी कर दिया गया है कि जो जितनी आइनी पिटिशंस इस वक्त भी ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, वो 26वीं आइनी तरमीम आने के बाद ऑटोमेटिकली उस आइनी डिवीज़न बेंच को ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि अब जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसका मामला भी, दीगर जो 8 फरवरी के इलेक्शन की चोरी का मामला है वो भी, और ये तमाम मामलात अब आइनी डिवीज़न बेंच को चले जाएंगे और अब आइनी डिवीज़न बेंच जैसे मर्जी चाहे इनसे खेले, ठीक है। क्योंकि वो बेंच भी तैनात करदा सो कॉल्ड जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होगा, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी जो पार्लिमान के मेम्बरान को अक्सरियत हासिल होगी, वो प्रिवेल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर। और फिर ये भी नहीं कहा गया कि उस जुडिशल कमीशन जो आइनी बेंच बनाया जाएगा, डिवीज़न बेंच जो सो कॉल्ड कहा जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर कोई जिसे कहते हैं सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, यानी कि आप हैंड पिक्ड जिसे कहते हैं जूनियर जजेस में से उठाएं जो आपके साथ अलाइंड हो, आप उठा लें। जहाँ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह करते रहें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अलाइंड है, लेकिन लाइक एक वो आप इसी तरह जूनियर जजेस को चुनें और फिर जो मर्जी आप करें। तो ये एक ऐसा एक वो टूल्स यूज़ किया गया। और फिर इस सब के लिए अब जो एक और चीज़ कर दी गई है वो है कि इन्होंने अब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है और उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि क्या जो मखसूस नशिस्तें हैं जो वैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत अब पीटीआई को मिलनी है, इलेक्शन कमीशन आज फैसला करेगा स्पीकर के ख़त पर कि वो पीटीआई को देनी है या वो हुक्मरान इत्तेहाद को देनी है। और ये सब कुछ शायद इसलिए किया जा रहा है कि इन केस अगर ये जो मार पीट जो कर रहे हैं, कल रात से लोगों को उठाए हुए हैं, सेनेट में बीएनपी मेंगल की ख़वातीन भी आके रो रही हैं, सब रो रहे हैं कि हमारे लोग उठा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि वोट करो। तो अगर वो जो बहुत ज़्यादा मामला टेंटेड होता जा रहा है, तो क्यों ना एक इलेक्शन कमीशन जो ऑलरेडी टेंटेड है उससे ये एक और टेंटेड काम लेके एक जिसे कहते हैं एक बदनीति पर मबनी एक काम लेकर तो वो मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दिलवा कर 2/3 मेजॉरिटी दोबारा बनाई जाए और वोट करवा के जिसे कहते हैं आइनी तरमीम कर दी जाए और उस आइनी तरमीम की बिहाफ पर की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया जाए। और फिर एक बहरान है, चलता रहेगा, बहरान में ये आपस में एक अदलिया में एक आगे पीछे चलती रहेगी, कोई लायर मूवमेंट चलती रहेगी। मीनवाइल हुकूमत अपना काम करती रहेगी और हुकूमत को कम अज़ कम फौरी तौर पर जो ख़तरा महसूस हो रहा है वो जस्टिस मंसूर अली शाह से है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद ख़तरा है, लेकिन बहरहाल उनको हो रहा है तो वो चाहते हैं कि उस ख़तरे का सद्देबाब पहले से ही कर लिया जाए। अब इसके लिए आज का दिन बहुत अहम है। अभी तक कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया गया, लेकिन
मोस्ट लाइकली कैबिनेट के इजलास में ये आईनी तरमीम का मसवदा, जिसके ऊपर हेड जो हमने उसका डॉक्यूमेंट का हेडर पढ़ा, उस पर लिखा होता है थर्ड रिवाइज्ड वर्जन, यानी कि तीसरा वर्जन है अभी तक का, जो कि अभी तक ख़त्मी है, इसमें अगर कोई चेंज आई तो मालूम नहीं। लेकिन वो ये भेजेंगे, कैबिनेट को सर्कुलेट करेंगे या कैबिनेट को इकट्ठा करेंगे और उधर से फौरी तौर पर पास करके सेनेट में पेश कर देंगे और सेनेट से पास करवा के लोग उन्होंने उठा लिए हुए हैं। ऐसा लगता है कि जितने बड़े पैमाने पर लोगों की माएँ, बहनें, बीवियाँ, बेटियाँ अगवा की गई हैं या उनके बच्चे अगवा किए गए हैं, बेटे अगवा किए गए हैं, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि सेनेट में इनके लिए नंबर पूरा करना कोई अब मसला रहा है। लेकिन यही बात है कि आप लोगों को अगवा कर करके कह रहे हैं कि हम उनसे ज़मीर की आवाज़ पर वोट लेंगे, और इस तरह लोगों से अगवा करके करवाए गए वोटों की बुनियाद पर अगर आप एक आईनी तरमीम करेंगे तो उसकी क्या लेजिटिमेसी होगी, और उसके ज़रिए जो सो कॉल्ड जुडिशल रिफॉर्म्स हैं उनकी क्या लेजिटिमेसी होगी। हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।